24 दिसंबर 1999 क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 ने काठमांडू से दिल्ली तक के लिए उड़ान भरी थी। विमान में बैठे 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स को क्या पता था कि ये यात्रा उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी उड़ान बनने जा रही है। 1 घंटे बाद ही आतंकवादी हथियार लेकर कॉकपिट में घुस जाते हैं। अब विमान का रास्ता भारत से छोड़कर पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया जाता है। भारत की सरकार मौन रहती है और पाकिस्तान की तरफ हमारा IC814 बढ़ता जा रहा है। आखिर क्यों नहीं लिया गया सही फैसला उसी वक्त? क्यों नहीं उस विमान का आखिरी डेस्टिनेशन अमृतसर को ही बनाया गया और 176 लोगों की जिंदगियां किस कीमत पर बचाई गई? जानिए इस भारत के सबसे बड़े प्लेन हाईजैक की कहानी। एक फ्लाइट, एक साजिश या एक ऐतिहासिक चूक। 24 दिसंबर 1999 की दोपहर करीब 4 बजे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 814 हर बार की तरह काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से न्यू दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। कुछ ही घंटों में क्रिसमस का फेस्टिवल था और आने वाले दिनों में नए साल की खुशियां भी अपने रंग बिखेरने वाली थी, जिस कारण प्लेन के अंदर बैठे सभी लोगों में एक्साइटमेंट का माहौल था। प्लेन में बैठा हर एक शख्स बहुत खुश था और जल्द अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्लेन में कुल 176 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें ज्यादातर संख्या भारतीयों की थी, लेकिन इस फ्लाइट में कुछ विदेशी यात्री भी मौजूद थे। प्लेन की कमान को कैप्टन देवी शरण ने संभाला हुआ था, जिनके को पायलट राजेंद्र कुमार और चीफ फ्लाइट अटेंडेंट अनिल शर्मा थे। प्लेन जमीन से 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। समय से अपनी तय दिशा में आसमान से होकर गुजर रहा था। काठमांडू से न्यू दिल्ली के लिए उड़ा ये विमान कुछ ही देर में नेपाल से निकलकर इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हो चुका था और अब केवल 1 से 1.5 घंटे के अंदर न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। लेकिन यह 1 घंटे का सफर इन पैसेंजर्स के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सफर होने वाला था और इन्हें तो पता भी नहीं था कि इनके बगल में ही बैठे 5 लोग अचानक से खड़े होते हैं, मास्क पहने होते हैं, हाथों में बंदूक होती हैं और फिर पूरे फ्लाइट को कंट्रोल में ले लेते हैं। वो 5 लोग, इसमें से 4 लोग पैसेंजर्स पर बंदूक तानते हैं और एक कॉकपिट पर जाकर के कैप्टन देवी शरण और उनके को पायलट पर बंदूक तान देता है। ये आतंकवादी पायलट को डायरेक्ट करते हैं कि फ्लाइट को पाकिस्तान की तरफ मोड़ चलो और इसी बीच पैसेंजर्स पर गोली ताने हुए आतंकवादी उन्हें धमका रहे होते हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो वो उन्हें मौत के घाट उतार देंगे। इसी दरमियान ये आतंकवादी महिलाओं और बच्चों को एक तरफ और यंग एंड मेल पॉपुलेशन को एक तरफ सेग्रीगेट कर देती है, अलग कर देती है। ट्रांसपॉन्डर के जरिए कैप्टन देवी शरण नियरेस्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म करते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल 4:04 पर गवर्नमेंट के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को इन्फॉर्म करता है। CMG को उस वक्त पे प्रभात कुमार लीड कर रहे थे, लेकिन इतने ज्यादा लेजी स्लगिश ऑफिसर थे जिन्होंने ना ही IB को इन्फॉर्म किया, रॉ को भी इन्फॉर्म नहीं किया, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को फ्लाइट हाईजैक होने के 1 घंटे बाद इस चीज की सूचना मिलती है। घंटों तक एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रिप्लाई नहीं आने के बाद कैप्टन देवी शरण को अपना और पूरे पैसेंजर्स का फ्यूचर बहुत डार्क दिख रहा था और इसी बीच आतंकवादी प्रेशराइज करते हैं कि प्लेन को पाकिस्तान की तरफ ले चलो। कैप्टन देवी शरण उन आतंकवादियों का बात मानते हुए प्लेन को पाकिस्तान की तरफ ले जाते हैं और लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करके वहां पे लैंडिंग की परमिशन मांगते हैं। लेकिन चूंकि 1999 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान कोई भी ब्लेम अपने सर पर नहीं लेना चाहता था और मोरोवर भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशंस थे वो भी बहुत नाजुक थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ लाहौर मना कर देती है कैप्टन देवी शरण को। लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से परमिशन नहीं मिलती है तो हवा में ही हमारा यह प्लेन गोल गोल घूमने लगता है, जिससे कि प्लेन का फ्यूल खत्म होने लगता है। कैप्टन देवी शरण उन आतंकवादियों को बताते हैं कि प्लेन का फ्यूल खत्म हो रहा है, अगर इसे जल्द ही लैंड नहीं कराया गया तो ये प्लेन क्रैश कर सकता है। लेकिन उन आतंकवादियों को प्लेन की लैंडिंग भारत में मंजूर नहीं थी। वो बार बार पाकिस्तान में ही लैंड कराने की बात कर रहे थे और बार बार लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल परमिशन डिनाई कर रहा था। आतंकवादियों को भी ये समझ में आ जाता है कि रिफ्यूलिंग बहुत जरूरी है और कैप्टन देवी शरण की बात मानते हुए प्लेन को आखिरकार अमृतसर
एयरपोर्ट पे लैंड कराया जाता है। प्लेन 6:44 पर राजा झांसी एयरपोर्ट अमृतसर पे लैंड करता है। पंजाब पुलिस तुरंत हरकत में आती है और दिल्ली से अगले ऑर्डर्स का इंतजार करने लगती है। उधर दिल्ली में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ हाईजैकिंग को लेकर के मीटिंग कर रहे होते हैं। मीटिंग में हाईजैकिंग को रोकने के लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। वहीं पंजाब पुलिस हाईजैकर से लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन हाईजैकर्स पंजाब पुलिस से कोई भी बातचीत करने को रेडी नहीं थे। वह बस जल्द से जल्द रिफ्यूलिंग कराकर प्लेन को भारत की सीमा से बाहर ले जाना चाहते थे। लेकिन जब रिफ्यूलिंग में टाइम लगने लगता है तो हाईजैकर्स को शक हुआ और उन्होंने कैप्टन शरण के सिर पर बंदूक लगाकर जल्द फ्यूलिंग करने की डिमांड की। लेकिन दिल्ली हाई कमांड्स का सख्त निर्देश था कि फ्यूलिंग में देरी की जाए, जिससे एनएसजी कमांडो को अमृतसर पहुंचने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिल जाए। एनएसजी कमांडोज अभी भी अपने डेस्टिनेशन से 400 किलोमीटर दूर दिल्ली में ही थे। उन्हें अमृतसर पहुंचने में टाइम लगने वाला था। यूं देखते देखते काफी वक्त गुजर गया और प्लेन में अभी भी फ्यूल नहीं फिल किया गया। इस तरह हो रही देरी से हाईजैकर्स का फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा। उन्होंने गुस्से में आकर कई पैसेंजर्स को मारना पीटना शुरू कर दिया और इसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार सतनाम सिंह नाम के एक पैसेंजर को बनना पड़ा। हाईजैकर्स ने गुस्से में सतनाम पर कई बार वार किए, जिसे देख पूरी प्लेन में सन्नाटा फैल गया और हर कोई डरा सहमा चुपचाप होकर बैठ जाता है और ठीक वही करता है जो हाईजैकर्स कहते हैं। प्लेन में सतनाम पर अटैक से घबराए कैप्टन एक बार फिर अथॉरिटी से कांटेक्ट करते हैं। कैप्टन कहते हैं कि अगर जल्दी रिफ्यूल नहीं की गई तो हाईजैकर सभी पैसेंजर्स को एक एक करके मार देंगे। भारत सरकार की चिंता बढ़ जाती है क्योंकि अभी भी एनएसजी कमांडोज को अमृतसर पहुंचने में वक्त लगने वाला था। इसलिए पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए डिसाइड हुआ अब वो एक फ्यूल ट्रक प्लेन के करीब भेजेंगे। लेकिन ट्रक में केवल फ्यूल ही नहीं बल्कि पंजाब पुलिस भी सवार होगी, जो फ्यूल भरने की आड़ में प्लेन के टायर्स को पंचर कर देगी, जिससे प्लेन उड़ ही नहीं पाएगा और कुछ देर बाद वहां एनएसजी कमांडो पहुंचकर अपना काम करना शुरू कर देगी। जिस ट्रक में फ्यूल था उसी ट्रक के अंदर पंजाब पुलिस के 3 मेंबर्स छुप करके एयरपोर्ट में आते हैं, प्लेन के नजदीक जाते हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर प्लेन के ठीक सामने उस ट्रक को ले जाकर खड़ा कर देता है, जिससे आतंकवादियों को भारत सरकार के अगले कदम के बारे शक होने लगता है। वो कैप्टन देवी शरण को गन पॉइंट पर लेते हैं और प्लेन उड़ाने की धमकी देने लगते हैं। इसी बीच एक पैसेंजर जिसका नाम रूपन सिंह था, जिसकी उम्र महज 25 साल थी, अभी अभी शादी हुई थी, उसके पेट पे चाकू मार करके उसे घायल कर दिया जाता है। यह सब देखते हुए मजबूरन कैप्टन देवी शरण को 7:49 दोस्तों प्लेन लैंड हुई थी 6:44 पे और अब 7:49 में वापस प्लेन को हवा में ले जाया जाता है। 1 घंटे का वक्त था, लेकिन सरकार प्लेन अब वापस हवा में चली जाती है और लाहौर की तरफ बढ़ने लगती है। लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल फिर से प्लेन के लैंडिंग को रिजेक्ट कर देता है, लेकिन ये वक्त ऐसा था जिसमें लो फ्यूल की वार्निंग बार बार कैप्टन देवी शरण को मिलने लगती है और अब किसी भी सिचुएशन में प्लेन को लैंड करना था। कैप्टन देवी शरण लाहौर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि लाहौर एयरपोर्ट अपने सारे लाइट्स, जिससे पायलट को दिखता है कहाँ लैंड करना है, वो सारे लाइट्स ऑफ कर देता है। वापस से कैप्टन देवी शरण फ्लाइट को लेकर के हवा में और उन्हें कुछ नीचे बहुत सारी रोशनियां दिखाई देती हैं और वो सोचते हैं कि ये दूसरा एयरपोर्ट है। जैसे ही वो नीचे जाते हैं, he was completely shocked to see that it was a highway। वापस से प्लेन को हवा में लेते हैं और लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित करते हैं कि प्लेन में फ्यूल बहुत कम है, प्लेन कभी भी क्रैश हो सकता है और प्लेन जब क्रैश होगा तो सिर्फ प्लेन में रह रहे पैसेंजर्स क्रू मेंबर्स नहीं मरेंगे बल्कि पाकिस्तान को भी अच्छा खासा नुकसान होगा। पाकिस्तान के सिविलियंस मारे जाएंगे। अपने सिविलियंस के मद्देनजर लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल उस प्लेन को अपने एयरपोर्ट पर उतरने की परमिशन दे देता है। वहां से रिफ्यूलिंग होती है और जैसे ही रिफ्यूलिंग होती है वो उन्हें वापस उड़ान भरने को अल्टीमेटम दे देता है। हाईजैकर्स की डिमांड पर पाकिस्तान को छोड़ इस बार प्लेन अफगानिस्तान की ओर उड़ान भरता है, लेकिन 1999 में अफगानिस्तान में नाइट लैंडिंग और टेक ऑफ की फैसिलिटी नहीं थी। इसी वजह से प्लेन को ओमान की तरफ उड़ा दिया जाता है, लेकिन ओमान अथॉरिटीज प्लेन को अपनी सीमाओं में घुसने की भी इजाजत नहीं देती है, जिस वजह से अब प्लेन यूएई के डायरेक्शन में मूव करता है। भारत सरकार की ओर से रिक्वेस्ट करने पर यूएई प्लेन को दुबई के
अल मिन्हाद एयरबेस पर लैंडिंग की परमिशन दे देता है, जिसके बाद देर रात करीब 3 बजे प्लेन यूएई में लैंड करता है। यूएई में लैंडिंग के साथ ही इंडियन अथॉरिटीज यूएई गवर्नमेंट से कांटेक्ट कर वहां अपने कमांडोज को भेजने की परमिशन मांगती है, लेकिन यूएई भारत की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। हालांकि भारत के कहने पर यूएई अथॉरिटीज हाईजैकर्स के साथ एक नेगोशिएशन करती है, जिसमें फ्यूल के बदले इंडियन पैसेंजर्स, महिलाओं और बच्चों को रिलीज करने की डिमांड करती हैं। हाईजैकर्स यहाँ 27 पैसेंजर्स को छोड़ने के लिए मान जाते हैं, जिसमें एक डेड बॉडी भी थी। हाँ जी, वही डेड बॉडी जिसका नाम रूपेन था, जिसे चाकू लगी थी। इलाज ना मिलने पर उसकी प्लेन पर ही मौत हो जाती है। 3 AM हो चुका था। 25 दिसंबर की सुबह 3 बजे अब फ्लाइट वापस से यूएई से उड़ान भरती है और अफगानिस्तान के कांधार एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगती है। कांधार एयरपोर्ट में सुबह में फ्लाइट लैंड करती है और तुरंत ही फ्लाइट को चारों तरफ से तालिबान घेर लेते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि उस टाइम पे अफगानिस्तान में तालिबान का राज हुआ करता था और इंडियन गवर्नमेंट के साथ परेशानी ये थी कि इंडियन गवर्नमेंट तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करती थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को यह आभास हो रहा था कि इन आतंकवादियों को आईएसआई के एक्टिव सपोर्ट के साथ साथ तालिबान का भी पैसिव सपोर्ट मिला हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट तालिबान से संपर्क करती है, लेकिन तालिबान का कहना यह था कि वो सिर्फ हाईजैकर्स और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में नेगोशिएशन कराने का काम करेगी। इंडियन गवर्नमेंट तालिबान से रिक्वेस्ट करती है कि वो पैसेंजर्स की सेफ्टी का ख्याल रखे। इस वक्त पे आतंकवादियों का गुमान 7वें आसमान पर था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अब इंडियन गवर्नमेंट से जो भी शर्त रखेंगे वो इंडियन गवर्नमेंट मान जाएगी और यहाँ पे वो 36 आतंकवादी जो भारत के जेलों में बंद थे उन्हें रिलीज करने की मांग करती है। इसके साथ साथ वो भारत से 200 मिलियन यूएस डॉलर्स की भी फिरौती मांगते हैं। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हाईजैकर्स के आगे झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो उनकी डिमांड्स को किसी भी कीमत पर नहीं मानना चाहते थे, क्योंकि टेररिस्ट को रिहा करने का मतलब होता भारत के खिलाफ फिर से आतंकवादी गतिविधियों का होना। लेकिन इन्हीं सब के बीच न्यूज चैनल्स के जरिए हर एक खबर लोगों तक जा रही थी। इन खबरों के एक पैसेंजर की मौत भी लोगों को चिंतित कर रही थी। न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में प्लेन के अफगानिस्तान में होने की हेडलाइंस भी बन चुकी थी। यह सभी खबरों भारत के लोगों को बेचैन और परेशान कर रही थी। वो लोग और वो फैमिलीज ज्यादा परेशान थे जिसका कोई अपना उस प्लेन में मौजूद था। प्लेन में बैठे पैसेंजर्स की फैमिलीज और रिलेटिव्स का कंसर्न केवल अपने लोगों की जान की सलामती का था। वह किसी भी तरह अपने परिवार वालों को हाईजैकर्स के चंगुल से छुड़ाना चाहते थे। इसलिए 26 दिसंबर 1999 को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह जब हाईजैकिंग को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसी बीच इन फैमिलीज की भीड़ इकट्ठा हो गई और जसवंत सिंह से अपने परिवार वालों की सुरक्षा की अपील करने लगी। लेकिन इसके अलावा कुछ परिवार वाले उस वक्त बहुत गुस्से में आकर के जसवंत सिंह के सामने हंगामा भी करने लगते हैं। गवर्नमेंट पर पैसेंजर्स के सेफ्टी को लेकर के दबाव बनता जा रहा था। हाईजैकर्स से नेगोशिएशन करने के लिए गवर्नमेंट एक टीम कांधार भेजने का फैसला करती है। 27 दिसंबर को यह टीम कांधार पहुंचती है, जिसे एक सीनियर इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर विवेक काजू हेड कर रहे थे। तालिबान ने हाईजैकर्स और इंडिया के नेगोशिएशन टीम के बीच नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया था, लेकिन दिन पर दिन गुजर रहे थे और हाईजैकर्स एंड इंडियन अथॉरिटीज के बीच कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा था। तालिबान ने हाईजैकर्स को $200 मिलियन और सज्जाद अफगानी की डेड बॉडी की डिमांड को छोड़ने के लिए मना किया था, पर हाईजैकर्स 36 प्रिजनर्स को रिलीज करने की मांग पर डटे हुए थे। इंडियन अथॉरिटीज इस मांग के विरोध में थी, जिस कारण अभी भी नेगोशिएशन किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा था। इस दौरान प्लेन में बैठे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स का जीवन नर्क हो चुका था। पैसेंजर्स को प्लेन में बैठे पूरा 1 हफ्ता हो चुका था, जिस वजह से उनके पास न खाने के लिए खाना बचा था, न ही पीने के लिए पानी। इसके अलावा प्लेन के टॉयलेट्स तक ओवरफ्लो करने लग गए थे। हर एक चीज उस वक्त पैसेंजर्स को परेशान कर रही थी। इधर पैसेंजर्स का हाल बुरा था तो उधर इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर हर दिन दबाव बढ़ता ही जा रहा था। कुछ लोग क्राइम्स में मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग में घुसकर हंगामा कर रहे थे, तो कुछ लोग प्रधानमंत्री वाजपेयी की रेजिडेंस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी प्रेशर के चलते नेगोशिएशन टीम को जल्द से जल्द कोई फैसला लेने को कहा गया। प्रधानमंत्री लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम किसी भी दबाव में आकर के आतंकवादियों को छोड़ते हैं तो आतंकवादियों का हौसला बढ़ जाएगा। नेगोशिएटिंग टीम हाईजैकर्स की डिमांड को काफी हद तक कम करने में सफल हो चुकी थी।
इंडियन अथॉरिटीज ने 36 की जगह केवल 3 प्रिजनर्स को ही रिलीज करने की इजाजत दी थी, लेकिन ये 3 प्रिजनर्स हाईजैकर्स की चॉइस के होने वाले थे। हाईजैकर्स ने रिहा करने के लिए मौलाना मसूद अजहर, अहमद अमीर और सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को चुना था। ये तीनों प्रिजनर्स वो टेररिस्ट थे जो पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे। पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए मजबूरन इन टेररिस्ट को छोड़ने का डिसीजन लिया गया। तीनों आतंकवादियों को पहले दिल्ली लाया गया और फिर एक फ्लाइट के जरिए जसवंत सिंह के साथ कांधार भेजा गया। कांधार में तीनों टेररिस्ट के पहुंचते ही हाईजैकर्स द्वारा प्लेन और सभी हॉस्टेज को फ्री कर दिया गया। इस दौरान इंडियन अथॉरिटीज को उम्मीद थी पैसेंजर्स के रिलीज होने के बाद तालिबान पांचों हाईजैकर्स को अरेस्ट कर भारत को सौंप देगा, लेकिन तालिबान इसके बिल्कुल ऑपोजिट कर रहा था। दरअसल तालिबान पांचों हाईजैकर्स को भारत से रिहा हुए तीनों टेररिस्ट के साथ पाकिस्तान पहुंचाने में मदद करने लगता है। तालिबान ने अपना व्हीकल के जरिए इन सभी को पाकिस्तान के बॉर्डर तक छोड़ा और साथ ही ये इंश्योर किया कि इस बीच भारत उसके तरफ ना बढ़ पाए या फिर उन आतंकवादियों को नहीं पकड़ पाए। बाद में इन्वेस्टिगेशन करने पे हमें यह पता चला कि ये पांचों हाईजैकर्स की पहचान पाकिस्तान की थी, जिनके असली नाम इब्राहिम अख्तर, सनी अहमद, काजी शाहिद, अख्तर शहीद शाकिर और जहूर मिस्त्री थे। वह पांचों ही हरकतुल मुजाहिदीन के नाम वाले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिंग टीम को यह भी पता चला कि इस हाईजैकिंग के पीछे अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला मोहम्मद याकूब का भी हाथ था, जो तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला उमर का बेटा भी था। यानी साफ था कि यह सब कुछ पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, जिसमें तालिबान का भी सपोर्ट था। हमने 175 पैसेंजर्स की जिंदगियां तो बचा ली थी, 76 थे, एक जो बीच में मारे गए। लेकिन किस कीमत पर बचाई गई वो आप सबको पता है, क्योंकि बाद में मौलाना मसूद अजहर जैश-ए-मोहम्मद नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, जो 2001 का पार्लियामेंट अटैक, 2008 का मुंबई अटैक, हमारा पुलवामा अटैक और अभी पहलगाम अटैक में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बार बार छोटे मोटे टेररिस्ट को भेज करके जम्मू कश्मीर में हमला करवाना इनका लाइवलीहुड, इनके जीने का एक जरिया बन गया। जब तक वो आतंकवादियों को भारत में नहीं भेजते, इन लोगों का खाना हजम नहीं होता था। लेकिन हमारी इंडियन आर्मी भी उन आतंकवादियों को मार मार कर सीधा ऊपर पहुंचाने का काम करती है। बहरहाल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट करना मत भूलना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।